नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीएलएड के पेपर कोड F9 में पिछले साल पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। F9 पेपर कोड में हमको पढ़ना है अंग्रेजी में प्रवीणता यानी प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश। ये पेपर जो है आपका 50 नंबर का है, जिनमें से आपको 35 नंबर का एग्ज़ाम बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा लिया जाता है और 15 मार्क्स आपको आपके विद्यालय से प्रदान किए जाते हैं। यानी कि जहां से आप जिस महाविद्यालय से आप डीएलएड कोर्स कर रहे हैं वहां से आपको 15 नंबर प्राप्त होंगे और 35 नंबर का एग्ज़ाम बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा लिया जाएगा, जिसमें आपको कुल 7 प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी कि आपको 7 प्रश्नों का उत्तर देना है और समय आपको 2 घंटे दिया जाएगा। यानी कि आपको 2 घंटे में 7 प्रश्नों का उत्तर देना है, जिसका फुल मार्क्स रहेगा 35 नंबर। तो विद्यार्थियों के लिए कुछ निर्देश दिए गए हैं, वो निर्देश आपको हम सुनाते हैं क्या क्या निर्देश दिया गया है एग्ज़ाम के लिए। पहला निर्देश है कि आपको अपने शब्दों में ही आंसर देना है और दूसरा निर्देश में दिया गया है कि इस क्वेश्चन को 2 सेक्शन में बांटा गया, यानी कि सेक्शन ए और सेक्शन बी। पहला सेक्शन में आपको शॉर्ट क्वेश्चन दिए गए हैं और सेकंड सेक्शन में आपको लॉन्ग क्वेश्चन है। सारा क्वेश्चन जो है कंपल्सरी है, आपको सारे क्वेश्चन का आंसर देना है। सेक्शन ए में जो प्रश्न रहेंगे वो आपका है 25 नंबरों का, यानी कि सेक्शन ए में आपको 25 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे और सेक्शन बी में आपको मिलेगा 10 नंबर, यानी कि कुल 35। सेक्शन ए की यदि हम बात करें तो सेक्शन ए में आपको 5 जो है शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन रहेंगे, जिनको आपको 75 से 100 शब्दों में आंसर देना है और एक प्रश्न आपको 5 नंबर का रहेगा, यानी कि 5 प्रश्न है और 5 नंबर का, जिनका उत्तर आपको 75 से 100 शब्दों में देना है। उसी तरह हम यदि सेक्शन बी की बात करें तो सेक्शन बी में आपको 2 लॉन्ग क्वेश्चन रहेंगे, लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन 2 रहेंगे, जिनमें से आपको एक प्रश्न का उत्तर देना है जो कि 10 मार्क्स का रहेगा 200 से 250 शब्दों में। यानी कि सेक्शन बी में आपको 2 प्रश्न मिलेंगे, जिनमें से किसी एक का आपको उत्तर देना है 200 से 250 शब्दों में, जो कि आपको 10 मार्क्स का रहेगा। तो ये तो कुछ निर्देश थे जो विद्यार्थियों को पालन करना है। आइए हम शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन को। कि पिछले साल 2019 में आपको कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे सेक्शन ए के अंतर्गत। सेक्शन ए में दिया हुआ है इट इज़ कंपल्सरी टू आंसर एवरी क्वेश्चन, कि आपको सारे प्रश्नों का उत्तर देना है। जितना भी प्रश्न दिए गए हैं आपको आंसर सभी प्रश्नों का देना है। लेकिन आप सभी के लिए एक अच्छी बात है कि आप यह देख पा रहे हैं कि एक क्वेश्चन में एक ऑप्शन भी दिया हुआ है, यानी कि आप चाहें तो इस प्रश्न का उत्तर दीजिए या चाहें तो इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। यानी कि आपको एक ऑप्शन मिलेगा, प्रत्येक प्रश्न में एक विकल्प आपको दिए हुए हैं, आप इन विकल्पों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। पहला प्रश्न आपका है डिस्कस द नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ टीचिंग इंग्लिश लैंग्वेज इन इंडिया। इसका अर्थ यह हुआ कि हमको इस बात पर डिस्कस करना है कि इंग्लिश लैंग्वेज जो है, अंग्रेजी भाषा जो है, इसका महत्व क्या है इंडिया में। इसके ऊपर हमको विस्तार से इसका आंसर देना है। एंड दूसरा इसका क्वेश्चन है कि राइट इन ब्रीफ द इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश एज अ ग्लोबल लैंग्वेज। इंग्लिश जो है एक ग्लोबल लैंग्वेज कैसे है, इसके बारे में आपको नोट्स लिखना है, इसका आंसर लिखना है।
दूसरा आपका प्रश्न है, हाउ विल यू इम्प्रूव लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल इन योर स्टूडेंट्स, गिव सम पॉइंट्स। इसका अर्थ यह हुआ कि आप अपने विद्यार्थियों को सुनने एवं बोलने की स्किल को कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। कुछ आपको इसमें पॉइंट्स बताने हैं, कुछ स्किल बताने हैं, कुछ पॉइंट बताने हैं कि सुनने एवं बोलने यानी कि लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल को कैसे आप इम्प्रूव कर सकते हैं आप अपने विद्यार्थियों को। ये तो हमारा दूसरा प्रश्न था। दूसरे प्रश्न में एक और आपको ऑप्शन दिया हुआ है कि व्हाट डू यू मीन बाय एक्सटेंसिव रीडिंग एंड इंटेंसिव रीडिंग, एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल। आपको एक्सटेंसिव रीडिंग और इंटेंसिव रीडिंग ये क्या होता है, इसके बारे में उदाहरण सहित व्याख्या करनी है। चलिए यदि हम तीसरे प्रश्न की बात करें तो तीसरा प्रश्न में आपको दिया हुआ है, व्हाट आर द रिसोर्सेज यू यूज इन योर क्लासरूम फॉर टीचिंग इंग्लिश लैंग्वेज इफेक्टली। यानी कि अंग्रेजी भाषा को प्रभावी ढंग से पढ़ाने के लिए आप अपनी कक्षा में किन किन संसाधनों का उपयोग करते हैं, इसके बारे में आपको बताना है कि इंग्लिश लैंग्वेज को यदि आप पढ़ाते हैं अपने क्लास में तो वो कौन कौन से रिसोर्सेज हैं, वो कौन कौन से साधन हैं जिनका आप प्रयोग करते हैं कक्ष में अंग्रेजी विषय को पढ़ाने के लिए। ये तो आपको हो गया। इसी में एक ऑप्शन भी आपको दिया हुआ है जिसमें आपसे पूछा जा रहा है, डिजाइन अ पोस्टर ऑन द थीम सेव एनवायरनमेंट एंड राइट अ स्लोगन ऑन इट। आपको क्या करना है, आपको एक पोस्टर डिजाइन करना है। थीम क्या रहेगा, सेव एनवायरनमेंट। आपको सेव एनवायरनमेंट पर एक पोस्टर डिजाइन करना है और उस पर एक स्लोगन लिखना है। पोस्टर कैसा होता है, हम स्लोगन कैसे लिख सकते हैं। आप अभी जो अपने स्क्रीन पर एक पोस्टर देख रहे हैं वो सेव एनवायरनमेंट से रिलेटेड एक पोस्टर है। इस पोस्टर में आप देख सकते हैं कि एक इंग्लिश में स्लोगन भी लिखा हुआ है। तो इसके बारे में हमको बात करना है, एक पोस्टर का डिजाइन करना है। डिजाइन हम कैसे कर सकते हैं, स्लोगन हम कैसे लिखेंगे, इसके बारे में आपको इस प्रश्न में बताना है। यदि हम चौथे प्रश्न की बात करें तो चौथे प्रश्न में आपको दिया हुआ है कि व्हाट डू यू मीन बाय रीडिंग फॉर लोकल एंड ग्लोबल कॉम्प्रिहेंशन, एक्सप्लेन। यानी कि स्थानीय और वैश्विक समझ के लिए पढ़ने से आपका क्या मतलब है, बताएं। यानी कि आपको स्थानीय यानी कि लोकल और ग्लोबल कॉम्प्रिहेंशन का अर्थ होता है समझना। स्थानीय और वैश्विक समझ से पढ़ने से, रीडिंग से आपका क्या मतलब है, आप किसको समझते हैं, इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है, बताना है। इसी में एक ऑप्शन भी आपको दिया हुआ है कि डिफाइन एंटोनिम्स, राइट द एंटोनिम्स ऑफ द फ्लोइंग। यानी कि यहाँ पर कुछ शब्द आपको दिए हुए हैं, इन शब्द का आपको एंटोनिम्स लिखना है। पहला मेरा यह शब्द है आर्टिफिशियल। पहला शब्द आपको दिया हुआ है आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल आप सभी जानते हैं क्या होता है। आर्टिफिशियल का अर्थ होता है कृत्रिम, नकली, या इसको आप अप्राकृतिक भी बोल सकते हैं। तो आर्टिफिशियल का हम यदि एंटोनिम्स की बात करें तो आर्टिफिशियल का एंटोनिम्स होता है जेन्युइन, GENUINE, जेन्युइन। आर्टिफिशियल का आप एंटोनिम्स जेन्युइन लिख सकते हैं क्योंकि आर्टिफिशियल का अर्थ होता है कृत्रिम, नकली या अप्राकृतिक। तो इसके हम एंटोनिम्स की बात करेंगे तो आर्टिफिशियल का एंटोनिम्स होगा जेन्युइन। यदि हम दूसरा देखें, दूसरा आपको दिया भाई इंक्रीज। इंक्रीज का आपको एंटोनिम्स बताना है।
तो इंक्रीज का अर्थ होता है बढ़ना या फिर वृद्धि। तो इंक्रीज का आपको एंटोनिम्स हो जाएगा डिक्रीज, DECREASE। इंक्रीज का आपको एंटोनिम्स होगा डिक्रीज। डिक्रीज भी बोल सकते हैं या फिर इसको आप रिड्यूज भी बोल सकते हैं, REDUCE, रिड्यूज। आप यहाँ पर डिक्रीज बोलिए या रिड्यूज बोलिए, इसका दोनों आंसर होगा। आपको चौथा दिया हुआ है डे। डे का तो आप सभी को पता होगा, डे का हो जाता है नाइट। डे का एंटोनिम्स होगा नाइट। नाइट भी आप दे सकते हैं या फिर डार्कनेस भी आप दे सकते हैं, DARKNESS, डार्कनेस। इसका दोनों सही होगा। आप नाइट भी दे सकते हैं या फिर डार्कनेस भी दे सकते हैं। डे का दोनों एंटोनिम सही होगा। एक आपका दिया हुआ है बैड। बैड तो सबको पता होगा, तो बैड का आपका एंटोनिम्स हो जाएगा गुड। गुड आप दे सकते हैं, नहीं तो इसका आप एक्सीलेंट भी दे सकते हैं। एक्सीलेंट भी यहाँ पर सही हो जाएगा, एक्सीलेंट। बैड का आप गुड भी दे सकते हैं या फिर एक्सीलेंट भी दे सकते हैं, ये दोनों इसका एंटोनिम्स सही होगा। तो ये तो हमारा था, इसका आंसर आप हमने बता दिया। चलिए हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगले प्रश्न में आपको दिया हुआ है डिस्कस इन डिटेल इन मैकेनिज्म ऑफ राइटिंग स्किल, यानी कि लेखन कौशल के यांत्रिकी पर विस्तार से चर्चा करें। पांचवा प्रश्न आपको दिया हुआ है कि हमको लेखन कौशल यानी कि राइटिंग स्किल, राइटिंग स्किल क्या होनी चाहिए, हमारी राइटिंग कैसी होनी चाहिए, इस लेखन कौशल के यांत्रिकी पर यानी कि मैकेनिक्स पर आपको जो है विस्तार से चर्चा करना है। इसी में हमको दूसरा प्रश्न दिया है कि डिवाइड ईच ऑफ द फ्लोइंग वर्ड्स इनटू सिलेबल्स। यहाँ पर वर्ड है सिलेबल्स। बहुत लोग यहाँ कंफ्यूज जाते हैं, इसको बहुत लोग सिलेबस पढ़ लेते हैं, लेकिन सिलेबस अलग होता है। सिलेबस होता है SYLLABUS, ये होता है सिलेबस। लेकिन यहाँ पर दिया हुआ है सिलेबल्स। अब सिलेबल्स क्या होता है, सिलेबल्स का हिंदी होता है शब्दांश। यानी कि आपको यहाँ दिया हुआ है कि जो प्रश्न आपको दिया हुआ है यहाँ पर, इसका अर्थ हुआ कि निम्नलिखित में से प्रत्येक शब्द को शब्दांश में विभाजित करें। जो नीचे आपको शब्द दिया हुआ है इसके शब्दांश को आपको विभाजित करना है, ये इस प्रश्न में पूछा जा रहा है। पहले हम समझते हैं कि सिलेबल्स होता क्या है, क्योंकि हम सिलेबस को समझ जाएंगे तो इस शब्द को भी आसानी से हम डिफाइन कर सकते हैं। तो सिलेबल्स का अर्थ होता है कि स्वर यानी कि वॉवेल्स, स्वर की ध्वनि को सिलेबल्स कहते हैं। जो वॉवेल की ध्वनि होती है, जो स्वर की ध्वनि होती है, उस ध्वनि को हम सिलेबल्स बोलते हैं। जितने भी वॉवेल स्वर के जो साउंड है उस शब्द में होंगे उतने ही सिलेबल्स कहे जाएंगे। यानी कि जो शब्द है, मान लीजिए यहाँ पर शब्द है बिगिन, तो इस शब्द में जितने भी साउंड हमको सुनाई देंगे वॉवेल के साउंड, जैसे कि बिगिन यानी कि बिगिन शब्द है, तो यहाँ पर इसमें आपको दो है, बी प्लस गिन यानी बिगिन। तो यहाँ पर दो आप कह सकते हैं, यहाँ पर आपके दो यहाँ पर सिलेबल्स हैं। बिगिन शब्द में दो सिलेबल्स हैं। तो जिस भी शब्द में जितने भी वॉवेल के साउंड होंगे उस शब्द को उतने ही, जितने साउंड होंगे वॉवेल्स के, उस शब्द में उतने ही
सिलेबल्स कहे जाते हैं। जैसे कि आप सभी को पता होगा, अंग्रेजी में 5 वॉवल होते हैं। वो 5 वॉवल कौन कौन है? ए, ई, आई, ओ, यू। ये अंग्रेजी के 5 वॉवल्स हैं। तो कोई भी वर्ड, कोई भी शब्द में जितने भी साउंड्स होंगे वॉवल्स के, उतने ही उस शब्द में सिलेबल्स होंगे। तो उसी तरह हम बात करें तो बिगिन की, तो बिगिन में हमारे 2 सिलेबल्स हैं। उसी तरह यदि हम योर सेल्फ की बात करें तो इसमें भी हमारे 2 सिलेबल्स हैं, यानी कि योर और सेल्फ, इसमें भी हमारे 2 सिलेबल्स हैं। उसी तरह दूसरा वर्ड है वो मैन, यानी कि वो और मैन, इसमें भी 2 सिलेबल्स हैं। वोमेन्स में भी 2 सिलेबल्स हमें प्राप्त होते हैं। तीसरा वर्ड है इम्पोर्टेंट, यानी कि इम, पोर और टेंट, इसमें 3 सिलेबल्स हैं। तो इसका आंसर होगा 3, यानी कि इम्पोर्टेंस में 3 सिलेबल्स है। उसी तरह एक और शब्द है कॉन्सोनेंट, यानी कि कॉनसोनेंट, कॉनसोनेंट, इसमें भी 3 सिलेबल्स है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, यहाँ भी हमको 3 सिलेबल्स प्राप्त होते हैं। तो इस पर हम एक अलग से वीडियो बना देंगे सिलेबल्स के ऊपर, सिलेबल्स क्या होता है, इसके नियम क्या हैं। हम आगे इसके लिए वीडियो, सेपरेट वीडियो आप सभी के लिए तैयार कर देंगे। तो ये तो था सेक्शन 1 के सारे प्रश्न। आपको 5 प्रश्न पूछा गया था, जिसमें एक एक ऑप्शन भी दिया हुआ है, जिसके 5 प्रश्न का उत्तर देना आपको अनिवार्य है। तो चलिए हम बात करते हैं अब सेक्शन बी की। सेक्शन बी में आपको लॉन्ग क्वेश्चन है, जो कि 200 से 250 में आपको शब्दों में इसका आंसर देना है। 2 प्रश्न हैं, दोनों में से किसी एक का आपको उत्तर लिखना है। तो पहला प्रश्न है इलिस्ट्रेट इन डिटेल सम स्ट्रेटजी टू डेवलप द रीडिंग स्किल इन द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 4। हमको कक्षा 4 के छात्रों में पढ़ने के कौशल को विकसित करने के लिए कुछ रणनीतियों के बारे में विस्तार से चर्चा करना है, यानी कि विस्तार से हमको बताना है। कक्षा 4 के क्लास में यदि हम कौशल को विकसित करना चाहते हैं, पढ़ने के कौशल को, छात्रों में पढ़ने के कौशल को विकसित करने के लिए वो कौन कौन सी रणनीतियाँ हो सकती है, इसके बारे में हमको विस्तार से बताना है। इसमें एक और प्रश्न है, जिसमें आपको 4 प्रश्न दिए हुए हैं, जिनमें से किसी 2 पर आपको शॉर्ट नोट्स लिखना है। इन चारों में से किन्हीं 2 पर आपको शॉर्ट नोट्स तैयार करना है। तो पहला इसमें है रोल ऑफ अ गुड इंग्लिश टीचर। पहला प्रश्न है रोल ऑफ ए गुड इंग्लिश टीचर, एक अच्छे इंग्लिश टीचर का क्या रोल होना चाहिए, एक अच्छा इंग्लिश टीचर कैसा होना चाहिए, इसके बारे में आपको बताना है। और दूसरा प्रश्न आपको दिया हुआ है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पैराग्राफ राइटिंग। हमको पैराग्राफ राइटिंग की विशेषता बतानी है कि पैराग्राफ राइटिंग की क्या विशेषता होनी चाहिए। और तीसरा बहुत ही महत्वपूर्ण है, तीसरा प्रश्न में आपको दिया हुआ है होमोफोन्स विथ एग्जाम्पल्स। अब होमोफोन्स क्या होता है? होमोफोन्स का अर्थ होता है कि भाषा विज्ञान में होमोफोन्स अलग अलग अर्थों वाले शब्द हैं जो एक ही तरह से उच्चारित किए जाते हैं, लेकिन अलग अलग तरीके से लिखे जाते हैं। यानी कि भाषा विज्ञान में, लैंग्वेज में ये बताया गया है कि होमोफोन्स क्या है, ये अलग अलग अर्थों वाले शब्द हैं। ये अलग अलग शब्द हैं जिनका अलग अलग अर्थ होता है, लेकिन इनका उच्चारण एक जैसा ही किया जाता है।
लिखा तो अलग जाता है, अलग अलग इसको लिखते हैं, लेकिन उच्चारण जो इसका होता है एक तरह से होता है। यदि हम एग्जाम्पल की बात करें तो हम लिखते हैं राइट, WRITE राइट, और एक लिखते हैं राइट, RIGHT राइट। तो इन दोनों शब्दों का अर्थ अलग है, लिखने का तरीका अलग है, लेकिन उच्चारण एक जैसा ही हो रहा है। तो ऐसे शब्दों को हम बोलते हैं होमोफोन्स। इस शब्दों को बोला जाता है होमोफोन्स। एक और शब्द हम एग्जाम्पल में लेते हैं, शब्द है नो, KNOW और नो। इन दोनों शब्दों का अर्थ अलग है, लिखने का तरीका अलग है, लेकिन उच्चारण दोनों का एक ही है। तो आप इसमें आपको जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि होमोफोन्स क्या है, एग्जाम्पल देना है, तो एग्जाम्पल भी आप दे सकते हैं। जैसे कि होमोफोन्स का मैंने परिभाषा बताया, आप परिभाषा लिख सकते हैं और इसका एग्जाम्पल भी इसमें दे सकते हैं। चलिए, और इसका अंतिम प्रश्न है ट्रेडिशनल ग्रामर वर्सेस ग्रामर इन कॉन्टेक्स्ट। इसके बारे में आपको लिखना है, ट्रेडिशनल ग्रामर और ग्रामर इन कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, इसके बारे में आपको बताना है। तो इस वीडियो में हमने जाना DLED F9 के अंग्रेजी में प्रवीणता, यानी कि प्रोफेंसी इन इंग्लिश। हम अगले विषय में DLED के अदर पेपर कोड के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।